हाँ जी, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है और यदि आप मेहनत करते हो तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं जाता। अर्थात सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड हैं। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो रणथंभौर के चौहान। देखो, विगत क्लास में चौहान ऑफ अजमेर अजमेर के चौहान पढ़ाए गए थे, जिसमें आपने अंतिम रूप से पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ा था और पृथ्वीराज तृतीय के बाद के घटनाक्रम से आप अवगत हुए थे। लेकिन अभी नेक्स्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं रणथंभौर के चौहान। बहुत ही रोचक टॉपिक है और बहुत ही सरल। मेरा मानना है यदि आप ध्यान से इसको समझेंगे और सुनेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। वैसे आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में स्पेशली ये टॉपिक बिलोंग करता है, क्योंकि राजपूत और सल्तनत काल ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है, जिसमें आपको हम्बीर देव चौहान पढ़ना होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, राजपूत शासक चाहे हम्बीर देव चौहान से पूर्व वीर नारायण हो, उसका सल्तनत कालीन शासकों से जो भी संघर्ष रहा वो भी पढ़ना होता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन होता है? हम्बीर देव चौहान। बाकी की अदर कंपटीशंस को भी ये टॉपिक बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो, वो कोई भी कंपटीशन हो। देखो, रणथंभौर के चौहान में हम सबसे पहले पढ़ते हैं संस्थापक। सरल कितना है, ध्यान से सुनना। संस्थापक नाम आता है गोविंदराज। किसका नाम आता है? गोविंदराज। सबको पता है छोरो, क्योंकि विगत क्लास में ही जब मैं आपको पढ़ा रहा था पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान, उस समय मैंने आपको बताया भी था, उसका सामान्य डाटा इंट्रो लिखाया था मैंने। उसके अंतर्गत मैंने उसके छोरे यानी पुत्र का नाम बताया था, और पुत्र कौन? गोविंदराज। और उस दौरान मैंने लिखाया भी था कि इसने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव, ठीक भाई, यह पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। इसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। ठीक भाई। इसके बाद गोविंदराज के बाद शासक बना वल्लन देव। कौन बना? वल्लन देव या बल्हड़ देव। बल्हड़ देव, ठीक भाई, वल्लन देव या बल्हड़ देव बना। ऑब्लिक लग रहा है तो मतलब बल्हड़ देव ही कौन है? वल्लन देव। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वल्लन देव के बाद शासक बना, देखो हम बता देते हैं आपको, नेक्स्ट अभी चर्चा होगी इन पर सभी पर। प्रहलाद। शासक कौन बना? प्रहलाद। किसके बाद बना? वल्लन देव के बाद या बल्हड़ देव के बाद। प्रहलाद के बाद शासक बना वीर नारायण। कौन शासक बना? वीर नारायण। वीर नारायण के बाद शासक बना, इसका चाचा था बाघ भट्ट। बाघ भट्ट के बाद शासक बना जय सिम्हा या जैत्र सिंह। जय सिम्हा या जैत्र सिंह। और इसके बाद शासक बना हम्बीर देव चौहान। हम्बीर देव चौहान, जो कि निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शासक और एक ऐसा शासक जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शासन काल 1282 से 1301। तो वैसे तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप जो पढ़ते हो मुख्य रूप से हम्बीर देव चौहान को ही पढ़ते हो।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे गए हैं, चाहे वो हम्मीरदेव चौहान का दरबारी विद्वान हो, जो कि सबको पता होगा कौन था। ना जी ना, मैंने विगत समय में, विगत क्लास में 3-4 क्वेश्चन छोड़े थे जो एग्जाम में आए थे। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट बात करें, वो तो बीजादित्य आदमियों दरबारी विद्वान था इसका, हम्मीरदेव चौहान का, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ, चर्चाएं बंद करें। मैंने 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े थे, सबको पता होगा, मैं और पूछ लूंगा, निश्चिंत रहें। अभी इस पे चर्चा करते हैं। देखो, हम्मीरदेव चौहान तो आप पढ़ेंगे ही, ठीक। इसके बारे में इसका डाटा पूरा, जीवन परिचय के अलावा इससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें कि इस बंदे का खिलजी शासकों से संघर्ष होगा, चाहे वो जलालुद्दीन खिलजी हो, चाहे अलाउद्दीन, वही संघर्ष आपके लिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बाकी सबके लिए मित्रों अभी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अभी विगत मैंने लिखाया गोविंदराज, ठीक भाई, ये वंशावली है पूरी आपके सामने, इससे रणथंभौर के चौहानों की। हम्मीरदेव चौहान लास्ट शासक है। हम्मीरदेव चौहान के बाद आप देखते ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है रणथंभौर पर, और यहाँ का प्रशासक वो उलूग खां को नियुक्त करता है, वो बाद की चर्चा है। लेकिन यहाँ देखिए वंशावली है, फर्स्ट गोविंदराज, जिसने 1194 में चौहान वंश की नींव डाली रणथंभौर में, किसका छोरा था? पृथ्वीराज तृतीय का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद बल्लन देव या बल्हड़ देव आता है। इससे जुड़ा एक पॉइंट, इससे जुड़ा एक पॉइंट अगर हम देखें, इस बंदे से जुड़ा हुआ, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ध्यान से सुनना, कुतुबुद्दीन ऐबक का वफादार रहा, लेकिन इल्तुतमिश, अब ये नाम कौन है क्या है मैं इनके पे चर्चा करूंगा, निश्चिंत रहना। इल्तुतमिश के समय इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, अतः इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में, देखो यहां तक मैं बता देता हूं, बाद का लिखा दूंगा, मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। इस बंदे के बारे में आपने जाना, सेकंड नंबर पर जो शासक बना, उससे मैं आपको किससे जोड़ रहा हूं? सल्तनत काल से। इन राजाओं का सल्तनत कालीन राजाओं से क्या विवाद रहा, क्या संघर्ष रहा, ठीक, ध्यान से सुनना। आप पता है कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत कालीन प्रथम शासक है, जिसको मोहम्मद गौरी अपनी सत्ता देकर के चला गया था, ठीक। 1206 से लेकर के आप 12 से 12 तक पढ़ते हो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक था, इधर रणथंभौर पर शासक कौन था? वल्लभ देव। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो उसका वफादार रहा, कुछ नहीं इसने चू चपट कुछ नहीं की। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बदला इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश सल्तनत कालीन राजा ही था, तो इल्तुतमिश के समय इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा, जिसकी वजह से नाराज होकर इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में, कब? इस रणथंभौर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? और ये बल्हड़ देव रणथंभौर छोड़ करके भाग। बस अब क्वेश्चन क्या बना? आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग देखें, सल्तनत काल और राजपूत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या बना कि वल्हड़ देव के समय
किस सल्तनत कालीन शासक ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? बिल्कुल सरल आंसर, इल्तुतमिश। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजपूत रियासत पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर। और उस समय रणथंभौर छोड़कर भाग गया था कौन? वल्हड़े। छोड़ जाने दो, तुर्कों का अधिकार किस पे हो गया? रणथंभौर पर। तुर्कों का अधिकार किस पे हो गया? अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? एक पॉइंट संस्थापक के रूप में इसकी बात। दूसरी बात भैया, इसके समय आक्रमण किया इल्तुतमिश ने, ये दुर्ग छोड़ के भाग गए। यही बात आई ना। आगे बढ़ते हैं, ये मैं लिखा दूंगा अलग से। नेक्स्ट बात करें, प्रहलाद ने दुर्ग को पाने के प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं। वीर नारायण की बात करें हम तो वीर नारायण रणथंभौर के चौहानों में एक प्रतापी शासक हुआ। कैसे हुआ? किस वीर नारायण ने इल्तुतमिश को पराजित किया था? इल्तुतमिश को पराजित किया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वीर नारायण ने इल्तुतमिश की सेना को हराया था, ऐसा उल्लेख है इतिहास में। और इसके बढ़ती हुई शक्ति से, इसके प्रभाव से यह इल्तुतमिश डर गया था। अतः इल्तुतमिश ने इससे मुलाकात की, इसे अपने पास बुलाया और बताया जाता है कि इल्तुतमिश ने इसको खाने में जहर मिला दिया और धोखे से इसकी हत्या। तो किस रणथंभौर के चौहान शासक की इल्तुतमिश ने षड्यंत्र रचकर हत्या की? तो वीर नारायण। किस रणथंभौर के चौहान शासक ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? वीर नारायण। देखो, स्पेशली इनका शासनकाल, इनका इस पे जो डाटा है वो फिक्स नहीं मिलता है, क्योंकि हम वर्क किस पे करते हैं? तो हम तो केवल जो महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे जुड़े हुए हैं वो तो एक्स्ट्रा की तरह कि भाई इनको बता देते हैं कुछ। तो मैंने आपको फर्स्ट बताया, चौहान रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? गोविंदराज। कब डाली? किसका पुत्र था? ठीक। किस चौहान शासक के समय सर्वप्रथम सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? किसके समय? वल्लभदेव के समय। ठीक भाई, आक्रमण कब किया था? और उस समय वल्लभदेव दुर्ग छोड़कर, कुछ अलग से नहीं। नेक्स्ट आपने देखा प्रहलाद, कुछ पढ़ना ही नहीं है, प्रहलाद नाम ही पढ़ा होता है। नेक्स्ट वीर नारायण, भाई किस रणथंभौर के चौहान शासक ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया? किस चौहान शासक की इल्तुतमिश ने षड्यंत्र रचकर हत्या करवा दी? बस। नेक्स्ट, बाघभट्ट इसका चाचा था जी। बताया जाता है कि जब 1236 ईस्वी में इस इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, मर गया, मर जाने दो, मृत्यु हो गई, तो बाघभट्ट के समय इस दुर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया गया, अर्थात रणथंभौर पुनः प्राप्त हो गया। इस बीच में तुर्कों का अधिकार रहा रणथंभौर पर। बाकी ये लोग बाहर ही रहे, कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद जयसिम्हा जैत्र सिंह आता है शासक। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जैत्र सिंह के समय सल्तनत कालीन राजा बलवन ने भी आक्रमण किया था, बलवन ने, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। जैत्र सिंह के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि इस व्यक्ति के नाम की या इस व्यक्ति की 32 खम्भों की छतरी स्थित है। 32 खम्भों की छतरी। देखो आपको बता दूं, जैत्र सिंह की 32 खम्भों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। जो बनवाई इसके छोरे किसने? हम्बीर देव चौहान। अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन काल की याद में इस हम्बीर देव चौहान ने ही कौन सी छतरी बनवाई थी? 32 खम्भों की, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। किस दुर्ग में स्थित है? मैंने एक और क्वेश्चन आपको विगत क्लास में बताया होगा कि राणा सांगा की अधूरी छतरी कहां स्थित है? कहां है? रणथंभौर दुर्ग में लिखाया है मैंने, मेवाड़ के अंतर्गत लिखाया है। ध्यान नहीं रख पाते हो तुम, बाकी आंसर सही देते हो। अभी देखो, एक तो मैं अभी तो कुछ नहीं, एक तो ये डाटा लिख लो, वंशावली नोट कर लो,
फिर इनको अलग से लिखा दूंगा मैं, ये चीज तो मैं लिखा ही दूंगा। आप तो वंशावली नोट कर लो एक सामान्य वे में, स्पीड से थोड़ा सा, फिर इनको मैं लिखा देता हूं। देखो अभी मैं अगर देखें तो ये चीज हो गई। एक मिनट नोट करने से पहले रुको, ये डाटा हो गया। रणथंभौर के चौहान शासकों में पहला शासक कौन? गोविंद राज। नेक्स्ट कौन? वलरदेव के बाद शासक कौन बना? उसके बाद शासक कौन बना? उसके बाद शासक कौन बना? बागभट्ट के बाद कौन? जयत्र सिंह के बाद कौन? हम्मीर देव चौहान। अभी एक समझ लो आप इसको भी। अब आप जो पढ़ेंगे जो कि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, हम्मीर देव, समझो जी, पहले लिख लेना अभी। हम्मीर देव चौहान शासन काल कितना? 1282 से 1301। समझना, लिख लेना, नोट कर लेना बाद में। हम्मीर देव चौहान पढ़ने जा रहे हो आप। पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट, हम्मीर देव चौहान की जानकारी के स्रोत, अर्थात कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं जिनसे हमें हम्मीर देव चौहान की जानकारी प्राप्त होती, उनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण डाटा उस पर वर्क करेंगे, फिर आगे इसके संघर्ष। तो इसमें हम देखें तो एक आता है हम्मीर महाकाव्य। बहुत नॉलेज है भाई, जीनियस बैच। हम्मीर महाकाव्य राइटर कौन? नैनचंद सूरी। ठीक साहब। नेक्स्ट हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसने लिखा? हाँ जी, नाम आता है सारंगधर और एक नाम आता है जोधराज। एक्चुअली इन दोनों ही बंदों ने इस नाम से ही इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जोधराज के बारे में बता दूं, जोधराज ने 18-19वीं सदी में रचना की थी। ये पूर्व में की थी सारंगधर ने, 14वीं सदी की बताई जाती। ठीक भाई, तो यानी नाम यही था, राइटर अलग अलग। हम्मीर रासो के लेखक कौन? सारंगधर भी हैं और कौन? जोधराज। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि हम्मीर रासो के लेखक ऑप्शन ए सारंगधर, ऑप्शन बी जोधराज, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आया? दोनों। बहुत आसानी से आंसर दे देते हो आप। नेक्स्ट हम्मीर हट और सुरजन चरित्र। बहुत नॉलेज। चंद्रशेखर। नेक्स्ट बात करें तो हम्मीर रायण किसने लिखा? हम्मीर रायण की रचना किसने की? नाम आता है भाड़ऊ व्यास। नेक्स्ट बात करें तो हम्मीर बंधन। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर, अमृत कैलाश। छोरे वास्तव में तूने तो मेहनत की है घर पर भाई। अरे मजे आ गए भाई, जब क्लास से आंसर आ जाता है ना तो बड़ी खुशी मिलती है। हाँ जी, देखो ये कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं जिनसे हमें हम्मीर देव चौहान की जानकारी प्राप्त होती है, चाहे तो हम्मीर महाकाव्य हो, आपको पता है हम्मीर मदमर्दन मैंने बताई है, और मैंने ये भी बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया है। आपको पता हो जयत्र सिंह के समय का मैटर मैंने आपको लिखाया है मेवाड़ के अंतर्गत। ठीक है, आपको मेवाड़ के अंतर्गत जयत्र सिंह पढ़ाया था, तो मैंने कुछ लिखाया था, एक युद्ध लिखाया था। उस दौरान उसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? जय सिंह कृत हम्मीर मदमर्दन से। ठीक, अभी इस पे बात करते हैं। ये कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं। हम्मीर महाकाव्य हुआ, हम्मीर रासो, हम्मीर हट, सुरजन चरित्र, हम्मीर रायण और हम्मीर बंधन, जिनसे हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? हम्मीर। अब इससे जुड़े हुए और पहलू देखो, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम।
हाँ जी, हमीरदेव चौहान के पिता, सभी जानते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन? जैत्र सिंह। ठीक भाई, जैत्र सिंह या जयसिम्हा। नेक्स्ट बात करें तो हम्बीर देव, देखो ये एक तरह से ये मान लेना ये ऊपर का ही है, माता का नाम। बिल्कुल सही आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है विगत समय में, और ये आंसर क्या? हीरा देवी, हीरा देवी। नेक्स्ट बात करते हैं हम्बीर देव चौहान के बारे में। हम्बीर देव चौहान का दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान कौन? बीजादित्य, बीजादित्य। नेक्स्ट, हम्बीर देव चौहान द्वारा रचित ग्रंथ। हाँ जी, हम्बीर देव चौहान द्वारा रचित ग्रंथ। इसने स्वयं एक ग्रंथ लिखा था और शायद सभी जानते होंगे, कौन सा था? हाँ, हम्बीर देव चौहान ने स्वयं भी एक ग्रंथ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। कुछ मैं कह रहा हूं ना, देखो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, अब अधिकांश तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके, और यही रिपीट होते हैं। ना मिलो, कोई बात नहीं, आंसर है श्रृंगार हार। ठीक, लक्ष्मी को तो पता था पर बोल ही नहीं पाई, कोई बात नहीं। हाँ जी, ध्यान से सुने। देखो हम्बीर देव चौहान के संदर्भ में, हम्बीर देव चौहान के संदर्भ में प्रचलित उक्ति, इसके संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, शायद सभी उससे वाकिफ होंगे। हाँ जी, सिंह सवन, सिंह सवन सत्पुरुष वचन वचन कदली फलत एक बार। हाँ जी, त्रिया तेल तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। ये उक्ति किस शासक के संदर्भ में प्रचलित है? हम्बीर देव चौहान। देखो कितने सामान्य से क्वेश्चन पढ़े आप हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, जैसे मैं इतना विद्वान नहीं हूं फिर भी कोशिश कर सकता हूं। देखो सिंह सवन, सिंह जो होता है मीन शेर, एक ही बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट, सत्पुरुष वचन, जो सच्चे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपने वचनों पर, अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं। कदली फलत, केला में एक बार ही फल लगता है, ध्यान रखना, एक बार ही फल लगता है, उसके बाद तो वो डिस्ट्रॉय कर दो भले ही, केला में। हाँ जी। नेक्स्ट, त्रिया तेल, देखो औरत जो होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उन पर एक बार ही तेल चढ़ता है, आई मीन शादी होती है उस समय, उसके बाद अगर, हाँ जी, हाँ, हम्बीर हट चढ़े ना। इसी प्रकार हम्बीर भी जो ठान लेता है उस पर अड़िग रहता है, उस पर अड़िग रहता है, बस यही है। अभी देखो इसमें आपको हम्बीर हट के संदर्भ में, हम्बीर देव चौहान के संदर्भ में ये तत्व उजागर भी होंगे, पता चलेगा आप जब इसके बारे में पढ़ोगे आप। अभी तो मैंने बस इतना बताया। देखो ये आपको डाटा बताया गया। नेक्स्ट, हम्बीर देव चौहान की जानकारी से होता, हम्बीर महाकाव्य किसने लिखा? हम्बीर रासों की रचना किसने की? हम्बीर हट और सुरजन चरित्र के राइटर कौन? हम्बीर रायण की रचना किसने की? और हम्बीर बंधन किसने लिखा? हम्बीर देव चौहान के पिता का नाम, माता का नाम, उसका दरबारी विद्वान और उसके द्वारा रचित ग्रंथ। और यह उक्ति किसके संदर्भ में प्रचलित है? हम्बीर देव चौहान के। अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट ध्यान से सुनना। हम्बीर देव चौहान ने शासक बनने के पश्चात दिग्विजय नीति के तहत कई युद्धों में विजय प्राप्त की। देखो मैं बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं, कई युद्धों में विजय प्राप्त की, अर्थात आपको यहां मैं स्पष्ट कर देता हूं कि इसने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े। कितने लड़े? दिग्विजय नीति के तहत प्रारंभिक दौर में इसने लगातार कई युद्ध जीते थे। दिग्विजय नीति क्या होती है पता है? दिग्विजय तो पूछ लिया करो। दिग्विजय नीति होती है कि अपनी आस पास की रियासतों पर अधिकार करना। ठीक, ये दिग्विजय नीति होती है। इसमें देखें इसने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े। और देखो ये कितना बड़ा योद्धा था कि इसने 17 युद्धों में से 16 जीते। कितने जीते? 16 युद्ध जीते। और कितना हारा? एक हारा। किससे लड़ते हुए? अलाउद्दीन खिलजी से। निश्चित रूप से एक योद्धा था, एक महान योद्धा था। और यदि हम पूरे राजस्थान का आकलन करें, पूरे राजपूताने का आकलन करें, तो आपको पता चलेगा कि तत्कालीन समय में पूरे राजपूताने में यह सबसे बड़ी ताकत था। कौन? हम्बीर देव। एक विस्तृत साम्राज्य का धनी, कई सारे शासक ठीक इसको कर देते थे। मेवाड़ का शासक समर सिंह से भी इसने कर वसूल किया था। मेवाड़ के शासक समर सिंह से भी इसने, समर सिंह कौन? रतन सिंह का पापा। और रतन सिंह कौन? पद्मनी का पति। बहुत नॉलेज है तुम्हें। तो कितने युद्ध किए? 17। कितने जीते और कितने हारे? किससे हारा? हाँ जी, ध्यान से सुने। कई युद्धों में विजय प्राप्त की। तत्पश्चात इसने यज्ञ करवाया एक। तत्पश्चात इसने कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया। कोटिय जन यज्ञ जो होता है वो एज ए अश्वमेध यज्ञ की तरह ही होता है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना। ठीक भाई? प्रियंका रडमल रतिपाल को क्यों लिख रही है? अजी आशा जी गुड आफ्टरनून। हरिराम जी बांसवाड़ा की तरफ से नमस्ते गुरु जी। क्या बात है, इसका तो अलग ही होता है कुछ। नेक्स्ट सुनील जी गुड इवनिंग। प्रियंका जी राधे राधे। हाँ जी सुने ध्यान से। कौन सा यज्ञ करवाया इसने? अच्छा, प्रारंभिक जो युद्ध जीते थे वो किस नीति के तहत जीते थे? ये बात ध्यान रखना, किस नीति के तहत जीते थे? देखिए ठीक भाई, यज्ञ करवाया। क्वेश्चन है आपसे कि इस हम्बीर देव चौहान ने जो कोटिय जन यज्ञ करवाया था वो किसके निर्देशन में करवाया था? इसके राज पुरोहित जिसके निर्देशन में यज्ञ करवाया था उसका नाम बताइए। अरे छुरा तो पूरी तैयारी के साथ आए हो, आज सारे हथियार लेकर आए हो, देख लो बढ़िया है। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं जो। हाँ जी बताओ कौन? अरे तुम कैसी बात कर दे हो, राघव चेतन यहाँ कहाँ है? हाँ जी विश्वरूप। कौन? अपने राज पुरोहित विश्वरूप के निर्देशन में, राज पुरोहित विश्वरूप के निर्देशन में कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटिय जन यज्ञ। हम्बीर देव चौहान ने विश्वरूप के निर्देशन में कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटिय जन। अब इसके बाद जो आप घटना, प्रारंभिक जो युद्ध थे वो किस नीति के तहत जीते? दिग्विजय नीति। युद्धों को जीतने के बाद इसने कौन सा यज्ञ करवाया और किसके निर्देशन में करवाया? अब इसके बाद जो इसका मेन जो होता है संघर्ष, जो हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
आपके एग्जाम्स में भी स्थान रखता है, और वो होता है हमीरदेव चौहान और खिलजी शासकों के मध्य, जिसमें पहले आप पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष, और उसके पश्चात पढ़ोगे अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष। लेकिन इससे पहले ये कंप्लीटली नोट करना पड़ेगा। तो पहले तो मेरा मानना है कि आप वंशावली नोट कर लें। शुरू से वंशावली के बाद में ये चीजें लिखाऊंगा सारी चीजें। आप देखो वंशावली नोट कर रहे हो ना, तो गोविंदराज के बारे में तो बस लिख लो, या नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने तो लिख लो। बाकी ये बल्लन देव और इनके बारे में अलग से लिखा दूंगा। आप तो वंशावली नोट कर लो, गोविंदराज, बल्लन देव, बल्लण देव, नीचे बस ऐसे कैसे। और आप कितनी भी किताबें सर्च कर लेना, निश्चित रूप से ये पर्याप्त होगा आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। और एक चीज बता दूं, देखो कितना सा डाटा है, 1 घंटे 1.5 घंटे का डाटा होता है, उसमें पढ़े आप और उसमें से एक क्वेश्चन मिल जाए, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। ये अभी सबको लिख लेने दो, हो गया। गोविंदराज, ये ऐसे ही लिखना है जैसे आप वंशावली लगातार सभी रियासतों के अंतर्गत राजवंशों की लिखते आ रहे हो। ये मैं लिखाऊंगा, वीर बल्लड़देव का मैं लिखाऊंगा अलग से। लिख लिया सबने? बस ये लिखना है गोविंदराज बल्लड़देव, ये तीर के से निशान ऐसे ही लगाने। अब ये जो यहां एंट्री कर रहा है, देखो यहां निकलेगा ये निकल रहा। लिख लिया? हाँ जी, हमीरदेव चौहान तक लिख करके छोड़ दें। हो गया? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि जैसे मैंने डंडा इतने बड़े बनाए इतने बनाओ, छोटे छोटे बना सकें। हाँ, इनके बारे में नोट करें जो बीच में शासक थे। उसके बाद हम हमीरदेव चौहान को तो करना ही करना है। लिखो आप, गोविंदराज का तो बस यही है कि भाई इसने नींव डाली, स्थापना की। बल्लन देव लिखो, बल्लण देव या बल्लन देव, साइड में लिख दो इसके, चाहे तो अगर जगह हो तो, नहीं तो ना जगह ना हो तो अलग से भी नीचे लिख सकते हो। हमीरदेव चौहान जो लिखा है उसके बाद अलग से बल्लण देव, बल्लन देव, क्योंकि आपको पता है कौन सा कोर्स किस नंबर पर आ रहा है। ठीक भाई, तो लिखें आप, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का वफादार रहा, लेकिन इल्तुतमिश के शासक बनने के पश्चात इल्तुतमिश के शासक बनने के पश्चात इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया।
प्रारंभ कर, जिससे नाराज होकर, प्रारंभ कर दिया, जिससे नाराज होकर, जिससे नाराज होकर बारह से 26 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 12 से 26 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। और वल्लन देव दुर्ग छोड़कर भाग गया। और वल्लन देव दुर्ग छोड़कर भाग गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये नहीं लिखना, वीर नारायण में लिखो। वीर नारायण लिख करके अंडरलाइन करके डैश आके लिखो। लिखें, वीर नारायण के आगे लिखना है, इसने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था और इल्तुतमिश ने षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करवा दी। और इल्तुतमिश ने षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करवा दी। ठीक भाई, पता ही है तुम्हें, जहर मिला दिया बुलाकर। नेक्स्ट, जयसिम्हा जैत सिंह लिखकर छोड़ो। अभी हम्बीर देव चौहान हेडिंग डालो। हम्बीर देव चौहान। ठीक भाई, शासनकाल नोट कर दो। शासनकाल नोट कर दो। और ये अब ये सेम चीज लिख दो, जो लिखा हुआ है वो सेम लिख दो। हो गया? ये पीछे का तो मैं बताऊंगा और लिखाऊंगा। वो जयत्र सिंह की छतरी की बात कर रहे हो ना, वो लिखाऊंगा मैं, फर्स्ट पेज दिखा दूंगा। हो गया जी?
नेक्स्ट लिखो ये सारे क्वेश्चंस, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही।